हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बारे में जो प्रश्नोत्तरी आपको दी थी वो फर्स्ट पार्ट था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल का एक सिस्टमेटिक ढंग से कि यहाँ ये इसकी शुरुआत कब से हुई और इसमें कौन कौन सी बातें रखी गई थी, इसमें व्यापार का माध्यम क्या था, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है ऋग्वैदिक काल यानी कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो था उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल था उसमें बाकी के 3 वेदों की रचना हुई, आरण्यों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई और उपनिषद जो थे उनकी रचना हुई थी। तो 4 आपके वेद होते हैं, आपको पता है 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं और चारों वेदों में पहले ऋग्वेद आता है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और जो ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में पूरी जानकारी भी ऋग्वेद से ही मिलती है। तो हम यहाँ बात करेंगे वैदिक काल की, और वैदिक काल में आज का टॉपिक रहेगा आपका ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज की वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आएगा, उसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में वैदिक काल की, पहले वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल जो था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला था, जिसमें हमारा जो ऋग्वैदिक काल है उसको 1500 से 1000 के बीच माना जाता है और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसके बारे में हम इससे पहली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो उस टाइम जो सभ्यता थी उसमें सोने, चांदी, इन सभी धातुओं का प्रयोग किया गया था। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लोहे से परिचित नहीं थी। मतलब कि अभी तक ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला जिससे ये पता लग सके कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का भी ज्ञान था या लोहे का भी उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग किया। लेकिन 1000 ईसा पूर्व के बाद में लोहे का प्रयोग देखने को मिला। ठीक है, तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल चला था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल चला था 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आज की इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। 1500 से 1000 ईसा पूर्व क्या क्या हुआ था। तो भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। लगभग कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से भारत में लोहे का प्रयोग माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर डेटा जो है पॉइंट्स में है। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल जो है इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी के जो 3 वेद थे उनकी रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई? अन्य 3 वेदों की रचना हुई, जिसमें अन्य 3 वेद थे और आरण्यक भी थे, पुराण भी थे, उपनिषद भी थे। इनकी रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में किसकी हुई? ऋग्वेद की रचना हुई। अगला पॉइंट है, भारत में आने वाले आर्य प्रारंभ में ईरान गए, फिर वहां से भारत आए। तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्य थे वो डायरेक्ट भारत में नहीं आए थे। पहले ये कहाँ गए थे? ईरान गए थे और उसके बाद में इनका आगमन भारत में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत में आने वाले आर्य भारत में आने से पहले कहाँ गए थे, तो ईरान में गए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है सप्त सिंधु। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सप्त सिंधु किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, आर्यों के निवास स्थान को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। जहाँ आर्यों का निवास था उसे सप्त सिंधु कहते हैं। इसको सप्त सिंधु के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? रीजन है कि ये 7 नदियों का समूह था जिसे सप्त सिंधु कहते थे। ये 7 नदियां थीं, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। इन 7 नदियों के समूह को हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने मैक्स मुलर के अनुसार। तो एक मैक्स मुलर थे और इनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्ट्रिया था, जो प्रेजेंट में वर्तमान में अफगानिस्तान में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर आर्यों का निवास स्थान क्या था, तो ध्यान रखना एशिया में बैक्ट्रिया। क्या है? एशिया में बैक्ट्रिया, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में माना जाता है, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया में, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो काल था
ऋग्वैदिक काल ये पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ स्त्रियों को महत्व नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को भी पूरा सम्मान, पूरा महत्व दिया जाता था और स्त्रियाँ राजनीति में भी पार्टिसिपेट करती थीं। तो ध्यान रखना कि ऋग्वैदिक काल कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। पूछा जा सकता है मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था, तो ध्यान रखना पितृसत्तात्मक ये समाज था। आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र को आर्यों ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया और इंद्र को पुरंदर के नाम से भी पुकारा गया है ऋग्वैदिक काल में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र को किस नाम से पुकारा गया या पुरंदर के नाम से किस देवता को पुकारा गया, तो ध्यान रखना इंद्र को पुरंदर के नाम से पुकारा गया। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या के नाम से पुकारा जाता था। तो गाय को बहुत महत्व दिया जाता था, पशुओं में गाय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था और गाय को आर्य लोग या ऋग्वैदिक काल के लोग क्या कहते थे? अघन्या कहते थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बन चुका है क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था, तो गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है आपके सामने राजनैतिक रूप से 5 इकाइयाँ। जो ऋग्वैदिक काल था इसमें राजनैतिक रूप से 5 इकाइयाँ थीं। कौन कौन सी? ग्रह, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्रह, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। जो ग्रह था ये सबसे छोटी इकाई थी और राष्ट्र को सबसे बड़ी इकाई माना जाता था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया और यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने इंक्लूड किया। आप किसी बुक से पढ़ेंगे तो 2 से ढाई घंटे आप लगाएंगे ऋग्वैदिक काल को पढ़ने में, उसमें भी आप महत्वपूर्ण चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बन पाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं और बनने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंक्लूड किया है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके रखें। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड आपके लिए पर डे जैसे आज आपके लिए 8 बजे ये वीडियो मिली है, उसके बाद कल 10 बजे आपके लिए इससे रिलेटेड क्विज होगी। इसी तरीके से हर एक टॉपिक आपको जो यहाँ कराया जाता है उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर। तो उसको आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी। अगर ऐसे भी आप ना ज्वाइन करना चाहें तो एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू सर्च करेंगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर जाकर एक्सपर्ट ओपिनियन सर्च करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन बाय भावना सैनी, तब भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और बेहतर तैयारी करते रहें। जो कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है उसको प्राप्त करें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।